right? Now let's go across to Mr. Balaji Gade Patil, our old friend from the Congress. He's with us. Gade Patil साहब नमस्कार. सर नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद. हाँ, काफी दिनों के बाद आए हैं. यस सर. इसलिए बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं. बड़े क्या बात है सर. इसलिए बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो आकर के यही बोलते हैं कि प्राइसेस के बारे में मत पूछो भाई, कीमतों के बारे में मत पूछो. कहने का मतलब ये हुआ, मतलब आपका काम जरा आसान हो रहा है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है. गड़े सर बात सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ पे चर्चा के लिए बुलाया. और बजाज साहब, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह दिख रहे हैं. आपका नया लुक बहुत बढ़िया नजर आ रहा है. जय भवानी. आज जी जो मुद्दा, जो सवाल आपने पूछा कि बीजेपी प्राइजेस के बारे में पूछने नहीं दे रही है जी, लेकिन एक बदलाव लोगों के यहाँ पे आ नहीं पाया. आपके कॉल्स मुझे आते थे लेकिन मैं कहीं पे ट्रैवलिंग में रहता था, लोगों से मिल रहा था, तो आ नहीं पाया. तो वो 2 महीने का पूरा लोग क्या कह रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ. अभी लोग बदलाव चाहते हैं और प्राइस के बारे में, हर चीज के प्राइस के बारे में, पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हो, उस बारे में अब लोग बोलने लगे हैं. जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है वो अभी कहने लगा है कि अभी इस देश में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी चल रहा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. हर तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम इन लोगों ने किया है. मणिपुर की बात कीजिए, सदन में, संसद में मोदी जी उसके ऊपर एक भी बात कहने के लिए तैयार नहीं थे. उसके बाद जब राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने लौटाई और जो भी हुआ वो बेकायदेशी रहे, उन्होंने कहा. और राहुल जी जब सदन में आए और उन्होंने जो सवाल पूछे, उन सवालों के ऊपर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था. तो स्मृति जी का हमने भाषण सुना, सभी देश ने उसको देखा कि किस तरह से इस देश की राजनीति को, जो तत्वों के ऊपर चलती थी, जो लोगों के हित की बात करती थी, उस राजनीति को कौन सी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने ला के रखा है, वो हमने देखा है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी लोग बोलने लगे हैं, और जब वेब तैयार होती है और जो लोग बोलने लगते हैं, पिछले 10 सालों में सर, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, आरएसएस और उनके सभी लोगों ने लोगों को गुमराह किया था. लेकिन आम लोगों को आप कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक गुमराह कर सकते हैं. धर्म की, जाति की राजनीति के ऊपर मूल जो मुद्दे हैं, फंडामेंटल जो मुद्दे हैं, उनसे आप थोड़ा सा गुमराह कर सकते हैं. लेकिन जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो महंगाई है, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की है. हर दिन जब किसानों को, जब गरीबों को किसी दुकान में कोई चीज खरीदने जानी पड़ती है, तब उन लोगों को वहां पे इन सभी सवालों का, इन सभी समस्याओं को फेस करना पड़ता है. तभी अब लोग बोल रहे हैं कि 2024 हमें मोदी नहीं चाहिए, तो नहीं आएंगे सर. गड़े पटेल साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि उद्धव सेना ने धोखा दिया, उद्धव ठाकरे जी ने धोखा दिया, उद्धव सेना ने धोखा दिया, और हमने वो पूरा पार्टी इस तरफ खींच लिया, पूरे जितने थे उनको हमारे साथ ले लिया, उद्धव ठाकरे जी के पूरे गुट को ले लिया और हमने सरकार बना दी है. आप हाल ही में विदेटीवार जी और आप उद्धव ठाकरे जी से मिले भी थे. कोई कांग्रेस और शायद उद्धव ठाकरे जी का कोई ये था, मीटिंग्स था. तो ये इस प्रकार से देव फडणवीस कहना, क्या उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे जी और जितने दिग्गज नेता वहां से यहाँ पर आए, इनके पूरे अजित पवार जी के पूरे गुट यहाँ पर आए, तो क्या आपको लगता है कि ये बदलाव होगा? बीजेपी का टारगेट है 45 आउट ऑफ 48 में से 45 सीट बीजेपी का टारगेट है महाराष्ट्र में. उत्तर प्रदेश उनका 100% चाहिए. योगी आदित्यनाथ वहां पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे एकदम लगातार पे काम पे जुड़े गए. टारगेट 45 सीट. क्या ये 45 आउट ऑफ 48 होगा? और थोड़ा वर्णन कीजिए, आप विदेटीवार जी उद्धव जी से मिले थे, किस कारण थे?
नहीं सर, कल जो मुलाकात हो गई हमारी उद्धव ठाकरे साहब के साथ, माननीय विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार साहब, उनके साथ मुझे वहां पे जाने का अवसर मिला। वो एक नॉर्मल सी चर्चा थी। इंडिया की बैठक 31 अगस्त को महाराष्ट्र में हो रही है जी। उस सिलसिले में कुछ उन लोगों की, बड़े लोगों की चर्चा हो गई। उसके बाद उन्होंने शुभकामनाएं दी, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता, विपक्ष के नेता बनने के बाद पहली मुलाकात थी। बस यही नॉर्मल मुलाकात थी, उसके अलावा कुछ वहां पे बात नहीं हुई। और जो मुद्दा नाम्बियार जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 45 का टारगेट रखा है, और जो भी उद्धव ठाकरे ने उनको धोखा दिया, जो फडणवीस कह रहे थे, वो सर अभी जो महाराष्ट्र की जनता है वो क्या सोच रही है, इन सभी जो भी सवाल अभी बीजेपी कर रही है, उससे जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जी हो, उन लोगों को अभी ये जनता सीरियसली नहीं ले रही सर। 45 का टारगेट ले, वो तो उनका बस चले तो 48 का भी रख देंगे, उनकी कोई बात नहीं। उनका अभी इस देश में लोकतंत्र है, उनको टारगेट रखने का अधिकार है। लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं, उन सर्वे से अगर देखा जाए, अभी पीछे एक 15 दिन पहले की बात है, कुछ सर्वे आए हैं। तो लेकिन मैं उन मुद्दों पे जाना चाहूंगा कि फडणवीस जी कह रहे थे कि हमें उद्धव ठाकरे जी ने धोखा दिया जी। और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी वहां पे चले गए। लेकिन ये धोखे वाली बात अभी आ रही है। उसके पहले हिंदुत्व की बात चल रही थी कि किसका हिंदुत्व असली है, हमारा हिंदुत्व असली है या एकनाथ जी कह रहे थे कि हमारा ओरिजिनल है, और वो कह रहे थे कि नहीं ये गद्दार है। तो जो एकनाथ शिंदे और उनके 50 साथी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो छोड़ के चले गए, उनका एजेंडा ये था कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि अजित पवार अर्थ मंत्री है और वो हमें फंड्स नहीं दे रहे हैं जी। वो हमें भेदभाव कर रहे हैं, और उस राष्ट्रवादी के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं जो हिंदुत्व के साथ नहीं है। और वो अजित पवार और राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इन लोगों को विरोध करके वो युति में चले गए और एकनाथ शिंदे जी माननीय मुख्यमंत्री बन गए। तो बात यह है कि वही अजित पवार जी अभी वहां पे अर्थ मंत्री बने हैं, वही राष्ट्रवादी उनके साथ अभी काम कर रही है। तो अभी तो ये सर बड़े मजे की बात है, एकनाथ शिंदे जी ने इसके ऊपर, अभी उनका हिंदुत्व कहां पे चला गया, अभी इन लोगों को फंड्स का, अभी अजित पवार अर्थ मंत्री चल रहे हैं। तो ये सभी, ये जो 3 लोग, देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पक्ष, और एकनाथ शिंदे जी की जो कि शिवसेना है, वो शिवसेना, और अजीत दादा, अभी तो उनका पार्टी कौन सी है, वो किस पार्टी के नेता है, राष्ट्रवादी किसके पास है, वो अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है, तो इसके ऊपर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। लेकिन अभी इन लोगों के पास सिंगल एजेंडा है, वो है लूटो, खाओ, भ्रष्टाचार करो। एक इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे सर महाराष्ट्र में हर फेस्टिवल में आनंदाचा सीधा बोल के गरीबों के लिए अनाज दिया जा रहा है। उसमें दाल है, राइस है, गेहूं है, रवा, शुगर वगैरह दिया जाती है, ऑयल वगैरह। तो उसमें सैकड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि उसमें बिल तो 20 लाख लोगों का निकाला जाता है, 50 लाख लोगों का निकाला जाता है, और 1000, 2000, 2-3 लाख लोगों को देखने के बाद बाकी सब का सब, ये सीएम साहब हो या डीसीएम साहब हो या भी उनके जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, उनके घर में, उनके पेट में चला जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो 3 लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले जब विपक्ष के नेता अजित दादा थे, तो उस वक्त तो दादा मोदी जी के खिलाफ हो या फिर देवेंद्र जी के खिलाफ हो या एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर धर्मनिरपेक्षता की बात कहते थे। और अचानक से जब भोपाल में मोदी जी का भाषण होता है, मध्य प्रदेश में शायद, और वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ नेचुरली करप्ट पार्टी, और वो नेचुरली करप्ट पार्टी जब बीजेपी में जाती है, तब वॉशिंग पाउडर निर्मा से वहां पे एकदम क्लीन होके वो राष्ट्रहित में लग जाती है। और वो राष्ट्रहित वो एक ही है कि जैसे हमने किसान कायदों में देखा कि नाम किसानों के कायदों का था, लेकिन वो कारपोरेट के भले के लिए थे, उसी तरह ये जनता के विकास का नारा देके खुद का विकास और खुश का जो भी भ्रष्टाचार हो वो बचाने के लिए ये सभी करप्टेड लोग इकट्ठा आए हैं। ना इनको जनता की पड़ी है, ना विकास की पड़ी है। अगर विकास की बात करते हैं
अभी महाराष्ट्र की जो अवस्था है सर, कुछ जगहों पे महाराष्ट्र में, अभी मैं पिछले 2 महीने घूम रहा था, कुछ जगहों में महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई है कि जो बुनाई हुई थी वो सब बह गया है, और कुछ जगहों में बारिश ही नहीं हुई, वहां पे जो भी जिसको हम पेरनी बोलते हैं वो बुनाई हुई, वो अनाज आया ही नहीं, जो आया नहीं वहां पे किसानों ने फिर से दोबारा अनाज डाला, तो वहां पे अनाज डालने के बाद फिर से बारिश नहीं हुई, तो 2 तरह के संकट महाराष्ट्र में यहाँ पे अकाल के आए हैं। एक तरह पे जिसको हम बारिश की वजह से है, और दूसरी तरह से सूखा पड़ा है। तो इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं। इन्होंने तो कहा है के सर, सरकार ने तो कहा है कि उन्होंने तो एकदम सबको रिलीफ पहुंचा दिया है, सब कुछ कर दिया है, मतलब इतना बड़ा बजट भी एलोकेट कर दिया गया है, हर किसान के घर में सब कुछ पहुंच भी गया है। गड़े पाटिल साहब, नहीं सर, ये सब घोषणाएं हैं। अभी सर मैं पीक बीमा की बात करूंगा, फिर फसल बीमा जो प्रधानमंत्री के नाम पे चलता है, महापुरुष के, विश्व गुरु जी के, तो वो पीक बीमा का जो भ्रष्टाचार है वो गुजरात ने पीक बीमा से रद्द कर दिया है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपए में पीक बीमा के नाम पे 1 रुपया तो किसानों से भरवा रहे हैं, ये तो लोग देख रहे हैं। लेकिन जो उन्हीं के नाम पे, किसानों के नाम पे जो सरकार फंड दे रही है वो कितना बड़ा है, वो 7,500 8,000 करोड़ का जो बीमा है जी, वो अगर देखा जाए तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि वो कंपनी में बीमा भरने से अलावा डायरेक्ट उन किसानों को दे देते, तो 5-5 हजार हर किसान को 4,720 रुपया, मैंने उसका हिसाब भी लगवाया है, 4,720 रुपया डायरेक्ट किसानों को मिल सकता है। लेकिन ऐसा करेंगे तो माननीय सरकार को, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उन लोगों को पैसा कहां से मिलेगा? वो कंपनी तो कहने का मतलब ये हुआ, चलेगा? आपके कहने का मतलब ये हुआ कि किसानों को फिलहाल नहीं मिल रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं। क्योंकि एक तरफ बाढ़ है प्रदीप जी, बहुत मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन इन महाराष्ट्र। देयर इज अ ह्यूज ड्राउट इन सर्टेन एरियाज एंड देयर इज फ्लडिंग इन सर्टेन एरियाज, और वहां पर दोनों जगह के अलग अलग सॉल्यूशंस हैं साहब, दोनों जगह पे एक ही सॉल्यूशन नहीं है। वन सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इज मनी, व्हाटएवर मनी यू, भाई अब देखो बीज का पैसा लगता है, खाद का पैसा लगता है, यूरिया का पैसा लगता है, फर्टिलाइजर का पैसा लगता है, बाकी सब चीजों का पैसा लगता है, वो तो सारा गया, सीधी बात है, या तो बह गया या सूख गया। अब ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे सर, या कितने गांव होंगे ऐसे जो ग्रसित हैं इससे? सभी महाराष्ट्र में अगर मुंबई, थाने एक जो रीजन है, अगर ये छोड़ दिया जाए, अर्बन एरिया जो है जहाँ पे खेती कम है, तो बाकी के जो भी 34 डिस्ट्रिक्ट है, 34 से 32 डिस्ट्रिक्ट अगर रीजन वाइज देखा जाए, तो अभी मराठवाड़े में देखा जाए तो नांदेड़ है, परभनी है, हिंगोली है, लातूर है, जहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई है। जैसे कि नांदेड़ में अपना डिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जो वहां पे डाला था वो बह गया, जो बचा है अभी बारिश नहीं हो रही, अभी पहले ज्यादा बारिश हुई उस वजह से बह गया, अभी बारिश नहीं है उस वजह से जो बचा है वो सूखा जा रहा है। अगर हम जिसको औरंगाबाद का रीजन कहते हैं, वहां पे औरंगाबाद, जालना, नगर का कुछ रीजन जो है, उस रीजन में अभी बारिश हुई नहीं है अभी तक। वहां पे जो भी किसानों ने डाला वो आया ही नहीं है। बहुत सारे किसानों ने तो उनकी जो अभी खरीफ की जो पेरनी थी वो पूरा का पूरा, वो ये सीजन उनका चला गया हाथों से, उनके हाथों में अभी कुछ भी नहीं आने वाला है, उनका अनाज अभी चला गया है, उनकी इस साल की आमदनी तो अभी चली गई है। तो अगर 30 जिले में से देखा जाए तो 50-50 है सर। 15 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, एक मोटा मोटा देखा जाए तो 15 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। So what is the solution? आपके मुताबिक सॉल्यूशन क्या है सर इसका, ये बताइए। सर सोल्यूशन यही है कि 7,500-8 हजार करोड़ का पीक बीमा जो है इन लोगों ने भरवाया है, तो वो बीमा कंपनी उन किसानों को जहां पे फ्लड की वजह से बह गया है, तो वहां पे एक समान से, सर एक पिछले साल भी मैंने एक बार यहाँ पे बात की थी। गड़े पाटिल साहब, मैं बोलता हूँ कि देव फडणवीस जी का कहना है कि ये 1 रुपी पीक बीमा इज अ सक्सेस। बोले कि ट्विटर के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया कि देखो कितने किसान मुझे डायरेक्टली मुझ तक पहुंच रहे हैं कि आपके ये 1 रुपया वाले स्कीम पीक बीमा की वजह से हमारा कई 5,000 बच गया, कई किसान का 8,000 बढ़ गया। जो आपने 4,000 का फिगर बोले थे, बोले कि एक ये फिगर है, दूसरा 8,000 के आसपास वो फिगर है। बोले ये फिगर किसान खुद सामने आके बोल रहे कि हमको ये बेनिफिट हुआ। बट जैसे अभी बजाज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर पीक बीमा है तो किसान रो क्यों रहे? गड़े साहब,
गड़े पाटिल साहब, बिकॉज सर अभी क्या है कि देवेंद्र जी को जो बोलना है वो बोलते रहते हो, गूंगे और बहिरी सरकार है, वो वन साइड बोलते रहते हो, लोगों का तो सुनते नहीं। लेकिन बात ये है कि किस लोगों को फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ होता तो किसानों से जाके पूछिए, वो बोल देते आपले सरकार का सरकार लोगों के दार पे बोल के हाँ हाँ हाँ, आमचे सरकार तुमच्या दारी जो भी चल रहा है वो सर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार वो खुद के प्रचार के लिए कर रहे हैं, जनता का पैसा के ऊपर से हो रहा है। अगर वही पैसा उसी किसानों को मिलता, पीक बीमा की, मैं वो मुद्दे से हटना नहीं चाहूंगा, पीक बीमा के ऊपर जो भी 7-8 हजार करोड़ का जो भी वहां पे आया जाता है, 1 रुपया किसानों से तो लिया गया, करोड़ों लोगों ने, लाखों से किसानों ने बीमा भरा है। 4 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी सर, वो करोड़ों लोगों ने, किसानों ने वहां पे अपना फसल का बीमा करवाया है, और राज्य और केंद्र का हिस्सा मिलवा के उसका अब्जावधि रुपए में, अब्जों रुपए का वो वहां पे उन कंपनियों को वो रुपया, वो भुगतान, वो प्रीमियम वहां पे हुआ है। वो प्रीमियम किसानों को मिल ही नहीं रहा है सर। अभी मैं भी हाँ एग्जैक्टली, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा बजाज साहब, वो इस तरह का है कि जिसके पास 2 हेक्टर जमीन है, जिसको 7 हेक्टर है, जिसके पास 5 हेक्टर जमीन है, और उसके 5 हेक्टर की हेक्टर पूरी बह गई है जी। पिछले साल के बीमा का भुगतान मैं बता रहा हूं, उन लोगों को कहीं पे 5,000 मिला है, किसी को 500 मिला है, किसी को 476 मिला है, किसी को 350 रुपए, किसी को 100 रुपए तक मिला है। कहने का मतलब ये हुआ, अरे सर कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत थी वहां पे बैंडेड लगाया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ एग्जैक्टली इसमें त्रुटियां, एग्जैक्टली वही तो इसमें त्रुटियां, तो आपके मुताबिक कितना मिलना चाहिए? नहीं सर, आपके मुताबिक कितना मिलना चाहिए? इसमें जो भी है कि हर एकड़ को एक 10,000, 20,000, 25,000, जैसे कि अभी जो बागायती सेक्टर है उनका, जैसे केले है या फिर गन्ने की खेती है, वहां पे नुकसान ज्यादा होता है, तो उनके लिए एक वहां पे कीमत तय की जाए, उसके लिए विपक्ष की भी राय ली जाए, किसानों की राजनीति छोड़िए, किसानों की राय ली जाए। यहाँ पे सुनील केंद्रेकर बोल के एक IAS थे, वो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने VRS ली, तो उन्होंने एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को रिटायर्ड होने के, VRS से पहले, रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट जाहिर करने से पहले दी थी, और उन्होंने कहा कि हर एकड़ के लिए हर किसानों को इतना इतना पैसा देना चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ दिए। Mr. Gade Patil, just one second, just a small thing, Pradeep ji. I'm sure Mr. Kishore Tiwari must have sent this to you too. 5 किसानों ने आत्महत्या करी आज यवतमाल में। इन टोटल 1,565 किसानों ने आत्महत्या करी है विदर्भ में इस साल, और वो इसकी वजह से क्योंकि नो कॉम्पेंसेशन हैज बीन गिवन, और उसके अलावा जो बेचारों ने लोन ले रखा था, बाकी सब ले रखा था, इसके बावजूद कि सरकार ने कहा है कि कोई नहीं आएगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सब कुछ नहीं करेगा, बेचारे परेशान है, क्या करें। हाँ, तो तीसरी चीज ये भी है कि महाराष्ट्र में आज भी 8 किसान तकरीबन हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 8 फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड एवरी डे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ गड़े पाटिल साहब, मैं और प्रदीप जी इसके ऊपर ना जाने कितने सालों से काम कर रहे हैं। मैं तो इसके ऊपर 23 के 24 साल से काम कर रहा हूँ। फिगर जो था पहले 11 का होता था, अब 8 का हो गया है, क्योंकि आपने 3 जो है वो बाहर निकाल दिए। आपने कुछ और वजह लगा दी है कि इसने आत्महत्या इसकी वजह से करी है, जिसकी वजह से एक्चुअल फिगर वही है, लेकिन फिर भी चलिए 8 का फिगर बराबर है। तो इसके ऊपर क्या करे सरकार, आप ये तो बताइए, मतलब व्हाट यू डू। जो क्रॉप पैटर्न है क्लाइमेट चेंज की वजह से, सबको मालूम है बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, पिछले 6 साल से चेंज हो गया है सर। तो लिहाजा क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज होना चाहिए ना, उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बताइए। बिल्कुल सर, ये वही तो कह रहा हूं कि अभी यहाँ पे जिस तरह से हम इजराइल की बात करते हैं, और इजराइल के हर जो कृषि मंत्री आता है वो कहता है कि हम इजराइल की धरती के ऊपर यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं, लेकिन जिसका जिक्र आपने अभी यहाँ पे किया कि यहाँ पे पैटर्न बदल चुका है, बारिश का पैटर्न बदल चुका है, तो क्रॉप का भी पैटर्न बदलना चाहिए। तो वो गाइडेंस कौन देगा? यहाँ के कृषि विद्यापीठ जो है वहां पे, वो एग्रीकल्चर वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके पास हजारों करोड़ रुपए। सर आपने इजराइल की बात करी है, इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दैट ओवर हियर ऑन अ लार्ज स्केल। वो जो ड्रिप और ड्रॉप इरिगेशन जो है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इतने ज्यादा बड़े इलाके में, इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री सर, बहुत छोटा देश है। इजराइल का जो पूरा भूखंड जो है वो बहुत कम है, पूरा मतलब पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 3 इजराइल आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, 3 के 4 आ जाएंगे, जितना बड़ा है जी। मेरा ये कहना है कि जहां तक
इसका सवाल है, इसके लिए वील हैव टू हैव अ डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर दिस। बट माय पॉइंट इज पॉलिटिकली स्पीकिंग, राजनीतिक तौर पर आप ये बताएं, इस सरकार को वोट इसलिए दिया गया, ये सरकार पावर में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने कहा कि आपकी जो सरकार थी, एमबीए सरकार थी, वो निकम्मी सरकार थी, फेसबुक वाली सरकार थी, फेस टू फेस सरकार नहीं थी। ये कहा गया, ठीक है सर, कि आपकी सरकार फेसबुक वाली सरकार है, फेस टू फेस सरकार नहीं है। तो अब ये किसानों का काम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का काम नहीं कर रहे हैं, ये बेस्ट जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भी बाहर निकाल दिया गया है, उनका काम नहीं कर रहे हैं। तो ये काम क्या कर रही है, ये तो बताएं सर। काम बहुत बढ़िया कर रही है, ये काम खुद का घर भरने का काम कर रही है। जो 50 खोखों की बात हो गई है, तो ये लोग स्टेट भाड़ में चला जाए, किसान भाड़ में चले जाए, इसी तरह से ये लफ्ज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यूज कर रहा हूं, क्योंकि किसानों के लिए सर, जैसे राहुल गांधी ने अपनी न्याय योजना में बताया था कि क्या करना चाहिए, और वो हम कर्नाटक में कर रहे हैं सर। तो मैं मुद्दे से हटकूंगा नहीं, लेकिन जो किसानों को पीक बीमा जैसी एक कंपनियां गवर्नमेंट ने बिठाई है, वो जो लूट हो रही है, अगर वो लूट डायरेक्ट किसानों को मिलती है, वो डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसानों को मिले। सर एक सेकंड प्रदीप जी, ये यू मस्ट कम इन हियर। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए थकते नहीं है कि मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की बात करते हैं कि लोगों के बिल्कुल खाते के अंदर पैसा जा रहा है, और यहां पर आप कोई और ही बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो लाभार्थी जो है, इंश्योरेंस जिसकी है, उस डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाना चाहिए, कंपनी के थ्रू क्यों जा रहा है? राइट सर, एक बात मैं बताऊंगा, अभी मैंने वो मुद्दे आंकड़ों के साथ बताऊंगा, जो पीक बीमा का जो डायरेक्ट का जो आपने बताया उसी के ऊपर। सर इस साल का जो है 2022, अभी इस साल का जो बीमा है, 1,55,50,202 किसानों ने फसल बीमा भरा है जी। उसका जो है प्रीमियम जो है केंद्र राज्य उनका मिला के 7,430 करोड़ 87 लाख रुपए वहां पे आए हैं। तो अगर 1,55,00,000 जितने भी किसानों ने भरा है, अगर उस तरह से इसको डिवाइड किया जाए इन पैसों को, तो डायरेक्ट ये गवर्नमेंट अगर उन किसानों को दे देती तो 4,720 रुपए हर किसान को मिलता। लेकिन अभी ये जो पीक बीमा है, जब भी मिलेगा उस वक्त मैं जरूर आपके पास उस जानकारी के साथ आऊंगा, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इन कंपनियों को, बिजनेसमैन, ये सर जो बोला कि ये सरकार क्या है, ये सरकार तो बिजनेसमैन के और खुद के घर भरने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। कृषि मंत्री को हमारे विपक्ष के नेता ने पहले दिन ही, जब विपक्ष के नेता बने उस दिन ये सवाल पूछा था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर खाद के भाव, जो कृत्रिम खाद है, उनके भाव 20% से कम हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार उस बुनियाद पर यहाँ के किसानों के लिए जो भी डीएपी है, यूरिया है, उन खादों के भाव क्यों कम नहीं कर रही है? तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं था, वो गुमराह कर रहे थे, वो भटक रहे थे, क्योंकि वो 8 दिन पहले विपक्ष में थे और बाद में वो कृषि मंत्री बने। अभी तक वो मेन सवाल तो यही है, देखो बीमा सरकार की तरफ से ऑलरेडी इंश्योर्ड है। हाँ। 1 रुपया किसान को भरना है। अब किसान नुकसान में है, बिकॉज कई ज्यादा बारिश है, कई बारिश भी नहीं है, और दोनों तरफ से किसान को मार है। अब ये पेपर वर्क के वजह से डिले हो रहा है, क्या पंचनामा नहीं हो रहा है? अगर पंचनामा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज यही हो रहा है कि किसान को फायदा नहीं है, किसान को क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के वजह से हो रहा है। अगर कोई चीज हो गया तो उसका पंचनामा होकर रिपोर्ट जाके इंश्योरेंस कंपनी, ये प्रोसीजर होता क्या है कि कौन ये पंचनामा करता है और कौन इंश्योरेंस, क्या जॉइंट पंचनामा होता है क्या? ये बीज कितना हो गया, कितना नुकसान हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनी भी उस पंचनामा, इसकी मेथोडोलॉजी है जो महसूल डिपार्टमेंट है, महसूल डिपार्टमेंट। हाँ। तो वहां पे बहुत सारे महसूल मंडल होते हैं, महसूल मंडल खेती के अलग अलग। तो उस तरह से वहां पे किन मंडलों में कितनी बारिश हुई है, कितना नुकसान किन मंडलों में हुआ है, ये जो महसूल के अधिकारी है वो उसकी जांच करते हैं, पंचनामे करते हैं। तो सरकार, मैं उसी मुद्दे पे आने वाला था और आपने उसका जिक्र किया। तो अभी ये जो तहसीलदार है, कलेक्टर है, तलाटी है, ये जो महसूल की यंत्रणा है, उन लोगों ने इसकी सही जानकारी देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार, जैसे कि मेरे नांदेड़ जिले का बताता हूं, बहुत सारे जो भी तहसील है, जो महसूल मंडल है, उनमें बारिश ज्यादा हुई है, नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन
उस तादाद में असली पंचनामे हो नहीं रही है, सरकार करवा नहीं रही है। आंकड़े को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, और ये सच्चाई है। मैं यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं एक किसान हूं खुद, तो यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं है। वहां फील्ड पे जाके आया हूं मैं, तो वो पंचनामे नहीं हो रहे। अगर पंचनामे नहीं हो रहे तो डेटा कलेक्शन उतना नहीं होगा। डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है तो बीमा कंपनियों को उतना भुगतान नहीं देना होगा। और जो भी, जैसे कि 100 लोगों का नुकसान हो रहा है, तो ये कलेक्शन सिर्फ 20% ही कर रहे हैं। तो 20 लोग वहां बीमा कंपनी के लिए जा रहे, तो उस 20 लोगों को भी बीमा कंपनी ईमानदारी से उन निकषों के आधार पर भुगतान नहीं कर रही है। सो ये इंश्योरेंस कंपनीज कौन है सर? क्योंकि कंक्लूड करता हूँ जी सर, प्लीज इसको कंक्लूड करता हूँ। वो वहां पे भी बहुत सारी त्रुटियां है। जिस किसान का 20 एकड़ का नुकसान हुआ है उसको 500 रुपए मिले पिछले साल, और जिसका 1 एकड़ का हुआ है उसको 22,000 मिले हैं। और इसके प्रूफ है मेरे पास, वो मैंने कलेक्ट किए हैं किसानों के घूम पे। तो ये बीमा कंपनी जो भी कौन आपने है कहा सर? कि ये हो क्या रहा है, तो ये सब बीमा कंपनी के विकास के लिए, और ये बीमा कंपनी उनको कितने % देती है उसको थोड़ा का आप ही तो अगर स्टील ये करेंगे इंश्योरेंस तो कंपनीज जनता जो को पता हैं, चलेगा। ये क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, ये कौन सी हैं सर? कौन है ये लोग? सर इसमें हर जिले में अलग अलग कंपनियां हैं। अभी फिलहाल तो मेरे नहीं, पास उनके लेकिन नाम इसका मतलब ज्यादा- ये हुआ, हाँ, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, अगर मान लीजिए 100 जगह पर नुकसान हुआ, 100 के 100 किसानों हाँ, ने बीमा भरा हुआ है, हाँ, इंश्योरेंस भरी हुई है, हाँ, पंचनामा सिर्फ हाँ, 20 लोगों का हुआ है, यानी 80 लोगों का हाँ, पैसा तो आपके पास रह गया ना। उसके बाद आप इंटरेस्ट जी, कमाएंगे जी, जब तक के जी, बाकी सबका हाँ, पंचनामा नहीं होगा। यू आर अर्निंग इंटरेस्ट हाँ, ऑन दैट मनी, तो आपका तो फायदा हो रहा है ना। आपका तो फायदा है, कम से कम आप बांटे, जितनी ज्यादा आप देर लगा सकते हैं उतनी आप देर लगाएं। एवरीबडी मेक्स मनी एक्सेप्ट द फार्मर। No, कहने का मतलब ये हुआ। another major point is क्या ये पंचनामा लिखने के लिए लोग नहीं है क्या? शॉर्टेज है? ऐसे भी कुछ चर्चा हो रहा था कि पंचनामा लिखने के लिए लोग नहीं है। गड़े पाटिल ऐसी साहब, कोई बात नहीं है सर। सर आज हमारे सरकार के पास हर गांव में तलाटी रहता है, वो महसूल का प्रतिनिधि है जो एकदम लोअर यहाँ पे है, और स्टेट में महसूल मंत्री जी है, और डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टर है। तो ये जो यंत्रणा है वो पूरी की पूरी यंत्रणा है सर। जी, तो और अभी तो ये अभी शुरू हुआ है कि पहले से ऐसा था? कौन सा सर? ये जो इंश्योरेंस, देखिए साहब कि कोई ना कोई फॉर्म हाँ, थी इंश्योरेंस की, पहले भी थी जी ऐसा जी, तो नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है। जब आप लोगों की हाँ। तो सरकार थी पहले तब भी क्या थी। करता था सर, पहले सरकार डायरेक्ट जो किसानों का जब सब मुआवजा लिया जाता था, और उसके बाद वो किसानों के बैंक खाते में वो पैसे जमा होते थे। अभी ये पीक बीमा कंपनी को अंदर लाया गया है, और ये पूरा का पूरा जो भी मलिदा है, जो भी बटर है, वो पूरा का पूरा वो पीक बीमा कंपनी खा जा रही है। और वो किसके इशारे पे खाती है वो मैं यहाँ पे लोगों को बताने की जरूरत नहीं। अभी किसान भी हमारे जी इतने चालाक है, आपको भी पता है। और मैं आप दोनों से एक विनती करूंगा कि इसका स्टिंग ऑपरेशन किया जाए आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दो दिन पहले धनंजय मुंडे यवतमाल में थे। धनंजय मुंडे यवतमाल में थे, पूरे फार्मर जितने किसान हैं सब उनको घेर लिया था। बोले कि यहाँ पर सुइसाइड्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें तकलीफ है फार्मर्स के लिए, मगर सरकार की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। धनंजय मुंडे ने आश्वासन दिया कि दिनों के अंदर अंदर मैं पूरे चीज को सिस्टमाइज करूंगा, हर चीज को एक सिस्टम में लेके आऊंगा। तो इज द किसान क्या धनंजय मुंडे से सेटिस्फाइड है? देवेंद्र फडणवीस जी भी? नो सर, यस यस। किसान धनंजय मुंडे हो या देवेंद्र फडणवीस हो या मोदी जी हो, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। और ये 1 रुपए के किसान बीमा का झोल भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब किसान फसल बोते हैं उस वक्त उनका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है पैसा, वो कर्जा निकाल के बोते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होते। एज ए किसान का बेटा मुझे पता है। तो बहुत सारे किसान जो भी एकड़ी या हेक्टरी 500,000 जो भी भरने थे, वो भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो भर नहीं रहे थे। तो वो जो किसानों के बीमा भरने की तादाद थी वो कम हो रही थी। तो सरकार ने यहाँ पे फंडा निकाला कंपनियों का दिवाला कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करवाने के लिए, कि आप सिर्फ 1 रुपया भरो, आपका बीमा हम भरेंगे। और वो जो पैसा है वो किसानों के नाम पे, जनता के टैक्स का पैसा किसानों के नाम पे कंपनियों में डाला जा रहा है। और वो पैसा वाया कंपनी किसके घर में जा रहा है? वो मोदी जी ईडी लगाए,
सीबीआई लगाए और उसकी जांच करे, लेकिन ये तो होता नहीं है। लेकिन Right. आपने जो कहा किसान सेटिस्फाइड है क्या, तो सर ना किसान सेटिस्फाइड है, ना युवा सेटिस्फाइड है, ना विद्यार्थी है। मुंबई विद्यापीठ की आप जो भी चुनाव है उसकी न्यूज आपने पढ़ी होगी कल, तो यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता चल चुका है हर एक चीज बीजेपी सर्वे के आधार पे करती है सर। तो यहाँ पे स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के जो इलेक्शन है वो हुए नहीं है, क्योंकि उनका सर्वे है कि महाविकास आघाड़ी जीत रही है। अभी अजित पवार उनके गट में जाने के बाद भी वहां पे एक भी जिला परिषद महापालिका के इलेक्शन वो नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता चल चुका है, उन्होंने सर्वे किए हैं कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में ये है ना विद्यापीठ। हर एक चुनाव अभी यहाँ पे मोदी जी बीजेपी और उनकी पूरी ये जो भ्रष्ट लोगों का महागठबंधन है, वॉशिंग पाउडर निर्मा के बाद धुलाए वाला, वो सब हार रहे हैं, इसलिए अभी एक भी चुनाव नहीं ले रहे। और मुझे तो लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो इस स्टेट के भी चुनाव नहीं लेंगे, राष्ट्रपति राजवट यहाँ पे लगा देंगे और आगे चले जाएंगे शायद। राइट, थैंक यू सो मच सर। गड़े पाटिल साहब, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर, जय हिंद, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू। जय भवानी, जय शिवाजी। दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग प्रदीप जी, यस वेरी वेरी अलार्मिंग कि जिस इंश्योरेंस की बात अभी तक कर रहे थे वही इंश्योरेंस जो है वो फार्मर्स को नहीं मिल रही है। बट दैट्स टेरिबल, दैट्स एब्सोल्युटली टेरिबल। एंड एट द मोमेंट विद अस